हेलो प्यारे साथियों, आज डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। तो वैसे पहले 2 वीडियो अपलोड किए हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन ये लास्ट वीडियो है जिसमें भी हिस्ट्री का नहीं रहने वाला, ये कंप्लीट यानी कि लगभग 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हरियाणा की हिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। पहले एक 50 मिनट का है और एक 45 मिनट का है। आज थोड़ा सा पार्ट रह गया हिस्ट्री का, वो करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो सारे के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हरियाणा की हिस्ट्री से रिलेटेड आपका रह जाए। तो 4 या 5 मार्क्स की जो हरियाणा की हिस्ट्री आती है वो सारी कवर हो जाएगी इन 2.5 वीडियोस के अंदर ही। तो आज मैंने स्टार्ट करना है मध्यकालीन इतिहास। भारत के मध्यकालीन इतिहास का आरंभ भारत पर मुस्लिम आक्रमण के समय से माना जाता है। तो जब मुसलमानों ने इंडिया पर आक्रमण किया तब हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास शुरू हुआ। हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में स्थित होने के कारण इन आक्रमणों से अत्यधिक प्रभावित रहा है। तो हरियाणा की लोकेशन आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में। जो इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो हरियाणा जो है नॉर्थ में आता है। तो सबसे पहले आता है इसमें तोमर वंश। हरियाणा में प्रतिहार शासन के बाद, तो गुज्जर प्रतिहार काल किया था हमने, गुज्जर प्रतिहार के बाद आया तोमर वंश। तोमर नरेश यानी जो तोमर वंश का राजा था उसने दिल्ली में आकर नगर बसाकर हरियाणा को उसकी राजधानी बनाया। तो तोमर वंश का राजा कौन था जिसने प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश की स्थापना की? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। क्या नाम है तोमर नरेश? तोमर राजा का अनंगपाल। और अनंगपाल ने दिल्ली को तो नगर बसाया था और राजधानी किसको बनाया था अनंगपाल ने? हरियाणा को। 11वीं सदी में तोमर शासकों को महमूद गजनवी व उसके वंशजों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो जो तोमर शासकों थे महमूद गजनवी और उसके शासकों के आक्रमण का सामना किया इन्होंने। 11वीं सदी में महमूद गजनवी आया। महमूद गजनवी जो 1009 ईस्वी तथा 1014 में महमूद गजनवी द्वारा हरियाणा के थानेसर पर हमला किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने हरियाणा के कौन से स्थान पर हमला किया था? थानेसर पर। अल-बरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में कांस्य निर्मित देवताओं के हाथों में चक्र लिए मूर्ति थी, उन्हें चक्र स्वामी कहते थे। तो चक्र लिए मूर्ति थी जिन्हें चक्र स्वामी के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी जो था ये क्या करता था? इन मंदिरों और मूर्तियों का विनाश करता था। तो ऐसा था ये बंदा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर तोमर शासक का शासन था। तो क्या नाम है उस तोमर शासक का? जयपाल। अल-बरूनी ने अपनी रचना में थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था। तो अल-बरूनी की कौन सी रचना है जिसमें उसने थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया था? किताब उल हिंद। महमूद गजनवी के बाद 1037 ईस्वी में उसके पौत्र मसूद ने हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? महमूद गजनवी का पुत्र था मसूद, उसने हांसी पर आक्रमण किया और तोमर शासक कुमारपाल देव से उसका संघर्ष हुआ और इसमें जीता कौन? मसूद। इसके साथ ही उसका थानेसर कुरुक्षेत्र सहित सारे हरियाणा पर कब्जा हो गया। 1043 ईस्वी में मसूद के बेटे मादूद ने आक्रमण किया। गजनवी का जो उत्तराधिकारी यानी गजनवी का पोता था मसूद, और मसूद का बेटा कौन था? मादूद। गजनवी का पौत्र मसूद का बेटा मादूद 1043 में आ गया मादूद, और इसने आक्रमण किया। तोमर शासक कुमारपाल देव ने अन्य शासकों की सहायता से मादूद को पराजित किया।
अब कुमारपाल देव संभल चुका था अब तक, पहले तो हार गया था मसूद से। अब कुमारपाल देव ने जो है मादूद को हरा दिया। 1043 ईस्वी में कुमारपाल देव चौहानों, परमारों, कलचुरियों के सम्मिलित संघ ने गजनवी साम्राज्य पर आक्रमण कर गजनवी की सेना को पराजित किया। जैन लेखक हेमचंद्र के द्वास राय महाकाव्य के अनुसार चौहानों और तोमरों के बीच संघर्ष का अंत डैश द्वारा दिल्ली तथा हांसी पर अधिकार करने के साथ हुआ। तो हेमचंद्र हैं, जैन लेखक हैं। अगर आपके भी नोन में कोई हेमचंद्र हो तो उसको माइंड में एज्यूम कर लेना। हिस्ट्री तो तभी लर्न होएगी जब कुछ ना कुछ अपने आसपास के लोगों के नाम याद करके चलोगे। तो जैन लेखक थे हेमचंद्र, द्वासराय महाकाव्य के अनुसार। तो हेमचंद्र का था द्वासराय महाकाव्य, उसके अनुसार चौहानों और तोमरों के बीच संघर्ष का अंत किसने किया था? दिल्ली और हांसी पर उसने अधिकार कर लिया और चौहानों और तोमरों के बीच संघर्ष का अंत कर दिया। विग्रह राज। तो ये था महमूद गजनवी, तोमर वंश, देन महमूद गजनवी, फिर आया मोहम्मद गोरी। कौन सी सदी में आए मोहम्मद गोरी? आया 12वीं सदी में। चौहानों या चहमान शासकों ने दिल्ली व हरियाणा को तोमर शासन से मुक्त किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। मोहम्मद गोरी ने 1175 से 86 ईस्वी के मध्य निरंतर संघर्ष कर पंजाब को अपने अधीन कर लिया, जिस पे महमूद के वंशज अब तक शासन कर रहे थे। तो फिर मोहम्मद गोरी ने उस पंजाब को अपने अधिकार में ले लिया। 1175 से 86 तक ये लगातार युद्ध करता रहा मोहम्मद गोरी। 1191 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट, पृथ्वीराज 3। ये भी ध्यान रखना है, पृथ्वीराज 3, क्योंकि जब आपको ऑप्शन मिलेंगे तो पृथ्वीराज 1, पृथ्वीराज 2, पृथ्वीराज 3, पृथ्वीराज 4, तो इस तरह से मिलेंगे ऑप्शन। तो ये बिल्कुल याद रखना है। 1191 में पृथ्वीराज 3 और हांसी के गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी की सेना का तरावड़ी नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें गोरी पराजित हुआ। इसे तराइन का फर्स्ट युद्ध कहते हैं। तो तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन के जो युद्ध हैं, 2 युद्ध हैं, सॉरी, एक तो 1191, 1192 में 2 युद्ध हुए थे। दोनों ही HSSC के बड़े ही फेवरेट हैं, बार बार इस पे क्वेश्चन आता है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज 3 और हांसी के गोविंद राय की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी, यानी पृथ्वीराज 3 और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें पराजित कौन हुआ था? इसमें गोरी पराजित हुआ। और इसे जो 1191 में लड़ा गया था पृथ्वीराज 3 और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें गोरी पराजित हुआ था, तराइन का फर्स्ट युद्ध बोलते हैं इसे, तराइन की प्रथम लड़ाई। अगले ही साल 1192 में, इसमें तो गोरी हार गया था। पृथ्वीराज चौहान वैसे तो बलशाली राजा था, बट कुछ उसके ऐसा था, अपने ही मस्त रहता था। तो 1192 में गोरी ने फिर इस पे आक्रमण किया। फिर गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोबारा 1192 में युद्ध हुआ। तराइन का सेकंड युद्ध कहते हैं, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। इस युद्ध में गोविंद राय पृथ्वीराज के साथ लड़ा और मोहम्मद गोरी की विजय हुई, जिसके प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में शासन संभाला। तो मोहम्मद गोरी था इसका प्रतिनिधि था। आगे हम इंडिया हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 से लेके और 1210 तक इसने शासन किया था। तो इसने शासन संभाल लिया था मोहम्मद गोरी का। इस युद्ध के पश्चात अग्रोहा का क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन चला गया। अग्रोहा जो कि हिसार के अंडर आता है, फिर मुसलमानों का इस पे अधिकार हो गया।
उसके बाद है सल्तनत काल। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली व हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक बना। सल्तनत का काल आया, इसमें जो गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक बना तथा गुलाम वंश की स्थापना की इसने। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली और हरियाणा का प्रथम मुस्लिम शासक पूछा जाए तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इल्तुतमिश बना और फिर रजिया सुल्तान जो है उसका शासन रहा, जिसके काल में लाहौर व बठिंडा में विद्रोह हुआ। जो रजिया सुल्तान है ये भी बड़ी इस पे भी क्वेश्चन बनता है। 1236 से लेके 1240 तक शासन किया था रजिया सुल्तान ने। इसने मैरिज की थी अल्तुमिनिया से, और जो बठिंडा का था। 1236 से 40 में शासन किया। फिर ये आ रही थी जब कैथल पहुंची, ये बठिंडा का था, बठिंडा से दिल्ली की तरफ आ रही थी और वहाँ पर कैथल में इसको जो है मार दिया गया था। इसलिए रजिया सुल्तान का जो गुंबद है वो भी कैथल के अंदर है, क्योंकि बठिंडा का था अल्तुमिनिया जिससे इसने मैरिज की थी, इसलिए बठिंडा का विद्रोह हुआ। साथ ही था लाहौर का भी विद्रोह हुआ रजिया के काल में। और फर्स्ट वुमेन मुस्लिम जो शासिका बनी थी वो थी रजिया सुल्तान। कैथल के पास रजिया बेगम की 1240 में हत्या कर दी गई। कैथल में रजिया बेगम के नाम पर गुंबद भी स्थापित है। बलबन सुल्तान नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात 1266 में दिल्ली का शासक बना था। तो बलबन कब बना था दिल्ली का शासक? 1266 में। किसकी मृत्यु के बाद? नसीरुद्दीन की। बलबन ने 1265 ईस्वी में राज्य के शक्तिशाली मेवातियों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग बलबन द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? बलबन ने। बलबन के बाद दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद मोहम्मद तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट होकर हरियाणा में गुमराह, कैथल, सुनाम, समाना आदि जगह पर किसानों ने राजस्व देना बंद कर दिया। कैथल का प्रथम विद्रोह 1343 ईस्वी में जो हुआ वो किस प्रकार का विद्रोह था? कैथल का जो फर्स्ट विद्रोह था किसान विद्रोह था, जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ। फिरोज शाह तुगलक, इसने ही फतेहाबाद, हिसार, सिरसा नगर बसाए थे। फतेहाबाद बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। इसका तब बेटा हुआ था तो इसने नाम रखा था फतेह खां। उसी के नाम से ही फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी इसने। 1388 ईस्वी में फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें नसीरुद्दीन सफल रहा। तो फिरोज की डेथ हुई 1288 में। ठीक है। फिर उसके बाद ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें नसीरुद्दीन सफल रहा। फिरोज शाह तुगलक ने फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद और हिसार नगर बसाए थे, जिसके शासनकाल में गोहाना क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर कहाँ पर विद्रोह हुआ था? गोहाना के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोहाना का विद्रोह किसके काल में हुआ था? ऐसा क्वेश्चन जो है HSSC ने पूछा है। तो आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। फिर ये आया तैमूर लंग। तैमूर लंग द्वारा अभूतपूर्व आक्रमण कौन सी ईस्वी में किया गया? 1398 में।
भटनेर, जो कि हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, को बुरी तरह तबाह करने के बाद वह घग्गर नदी से होता हुआ हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, टोहाना, पूणक, कैथल, असंध और पानीपत पहुंचा। तो ये तैमूर लंग आया था 1398 में, हनुमानगढ़ भटनेर को तबाह किया, फिर हरियाणा में इसने प्रवेश किया घग्गर नदी के सारे। देन सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की धर्मांधता के कारण कलायत और जींद में विद्रोह हुआ। तो सिकंदर लोदी जो था धर्म के प्रति अंधा था, तो कहाँ विद्रोह हुआ उसके काल में? कलायत और जींद। किंतु बहलोल लोदी के काल में हरियाणा को 1451 ईस्वी में सल्तनत का भाग बना दिया गया। बाद में बहलोल लोदी आया 1451 में, तो हरियाणा को किसका भाग बना दिया? सल्तनत का। इसके बाद डिस्कस करते हैं मुगल काल। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी फेमस बाबर। बाबर कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया के फरगना का रहने वाला था। चंगेज खां और तैमूर लंग के वंशज तथा बाबर फरगना के शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया। 1483 में इसका बर्थ हुआ था बाबर का। इसके पिता थे उमर शेख अब्दुल्ला और माता थी कुतलुग निगार, जो इंडिया हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। तो चंगेज खां और तैमूर लंग के वंशज और फरगना के शासक बाबर था। इसने 1526 ईस्वी में हरियाणा पर आक्रमण किया। हिसार फिरोजा के शिकदार हामिद खां खसा खेल ने भी सेना के साथ मुकाबला किया। बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू परगने का शासक जलाल खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। HSSC इसमें से क्वेश्चन 100% पूछती है। पानीपत के मैदान में 3 युद्ध लड़े गए थे, तीनों की डेट याद करनी है एग्जैक्टली, और किसके बीच में हुए थे ये याद करना है, और किसकी विजय हुई थी ये भी हमने याद करना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, कब? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों लड़े थे और बाबर की विजय हुई। नेचुरली इब्राहिम लोदी हार गया। तो इसी के साथ मुगलों का न केवल हरियाणा पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार हो गया था। 21 अप्रैल 1526। राज्य के नवनिर्मित प्रदेश के प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बाबर ने इसे 4 सरकारों में बांट दिया था। तो 4 सरकारों के नाम: दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। कौन कौन सी 4 सरकारें? दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार। बाबर की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? हुमायूं। उसने मेवात की सरकार अपने भाई हिंदलाल और हिसार की सरकार सरहिंद कामरान को दे दी। फिर सेकंड युद्ध पानीपत का फर्स्ट हो गया 21 अप्रैल 1526 को, और पानीपत का सेकंड युद्ध 5 नवंबर 1526 को हुमायूं पुत्र अकबर, हुमायूं का बेटा था अकबर, और हेमू, जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू 5 नवंबर 1526 को हुमायूं पुत्र अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर और हेमू की सेनाओं के मध्य पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। जीता कौन? अकबर। 5 नवंबर 1556।
याद रखना है, पहला 26, दूसरा 56, 30 साल बाद। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य या निकनेम हेमू। राज्य को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए अकबर ने उसे कितने सूबों में बांट दिया? 15। इस समय राज्य में 70 परगने थे तथा 5 सरकारें थी जो निम्न प्रकार थी: सरकार ए दिल्ली, सरकार ए रेवाड़ी, सरकार ए हिसार फिरोजा, सरकार ए मेवाती, सरकार ए हिंद। तो 5 सरकारें: सरकार ए दिल्ली नंबर 1, नंबर 2 रेवाड़ी, नंबर 3 हिसार फिरोजा, नंबर 5 मेवात, नंबर 4 मेवात, नंबर 5 हिंद। दिल्ली, रेवाड़ी, फिरोजा, मेवाती और हिंद। उसके बाद मुगल शासक शाहजहां की पहचान किस रूप में की जाती है? भवन निर्माता। शाहजहां का पुत्र कौन था? शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह थानेसर में अपने गुरु शेख चिल्ली के संपर्क में रहता था। तो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, थानेसर है कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पे थे उसके गुरु शेख चिल्ली दारा शिकोह के। और शेख चिल्ली की मृत्यु के बाद दारा शिकोह ने इनका मकबरा बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था शेख चिल्ली का मकबरा? दारा शिकोह ने, जो कि शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, उसी ने बनवाया था। और स्थापत्यता की दृष्टि से इसे क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। औरंगजेब के काल में डैश विद्रोह नारनौल में हुआ। औरंगजेब के काल में सतनामी विद्रोह हुआ था नारनौल में। जाट विद्रोह के मुख्य केंद्र सोधी और सिनसिनी थे। जाट विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? सोधी और सिनसिनी। स से सोधी, स से सिनसिनी। उसके बाद आता है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल में किया था बंदा बैरागी ने संघर्ष। गुरु गोविंद सिंह के बाद मुगलों के विरुद्ध सिखों की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया? बंदा बैरागी ने। देखो, यहाँ हमारा कोई धर्म विशेष से कुछ लेना देना नहीं है। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपा ने अपना पेपर क्वालिफाई करना है। ज़्यादा लंबे चौड़े जातिवाद में पढ़ना नहीं है और अपनी जॉब लेनी है, शांति से अपना जीवन निर्वाह करना है। धर्म, सभी धर्म एक समान हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक जैसे हैं। बस सोच विचार है, वो चाहे हिंदू हो, हिंदू से भी लड़ता है, मुस्लिम है तो मुस्लिम से भी लड़ता है। ठीक है, तो अपने को अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पर ठीक है लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह के बाद मुगलों के विरुद्ध सिखों की सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व बंदा बैरागी ने किया। उसने सोनीपत के निकट सिहरी खांडवा में को अपना मुख्यालय बनाया। तो उसने सोनीपत के निकट कहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया था? सिहरी खांडवा। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में बंदा बैरागी ने सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहाबाद और कुंजपुरा को जीत लिया था। किंतु 1710 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह ने करनाल व नरवाड़ी के बीच हुए 3 संघर्षों में बंदा बैरागी को हरा दिया था। तो बहादुर शाह ने करनाल और नरवाड़ी के बीच हुए 3 संघर्षों में किसने हराया था बंदा बैरागी को? बहादुर शाह ने। रेवाड़ी में अहीर शासक औरंगजेब के काल में नंदराम नामक
एक अहीर ने रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की। उसके बाद बाल किशन वहाँ का शासक बना। ठीक है, नंदराम था अहीर, गढ़ बोलने गांव का था ये। नंदराम जो अहीर था कौन से गांव का था? गढ़ बोलने गांव का। रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना की। उसके बाद कौन शासक बना था? बाल किशन। उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे कौन सी उपाधि दी थी? शमशेर बहादुर की। तो शमशेर बहादुर की उपाधि किसे मिली थी? बाल किशन को। बाल किशन को शमशेर बहादुर की उपाधि दी किसने थी? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। इस वंश में गुज्जरमल, भवानी सिंह व अन्य शासक थे। तो अहीर में ही आगे गुज्जरमल, भवानी सिंह और भी कई थे। उसके बाद हुए नादिर शाह का आक्रमण 1739 के अंदर। ईरान से आया था, ईरान का राजा था, बादशाह था नादिर शाह, और हिंदुस्तान के सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के बीच जो युद्ध हुआ था 1739 में, करनाल का युद्ध, जिसमें नादिर शाह ने मुगल शासक को पराजित किया तथा अपने साथ यहाँ से नादिर शाह क्या ले गया? मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा। ये मयूर सिंहासन शाहजहाँ ने बनवाया था, तो वो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया नादिर शाह। मराठों का उद्भव 15 अक्टूबर 1754 को तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र प्रदान किया। तो मराठे आए 1754 में। मुगल सम्राट था उस समय कौन था? आलमगीर ने मराठों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें हरियाणा का पवित्र स्थान कौन सा दे दिया था? कुरुक्षेत्र। कब? 15 अक्टूबर 1754। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है फिर 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। तो मराठों को जो आलमगीर ने दिया था हरियाणा का स्थान, अब वो मराठे हार गए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई पानीपत की तृतीय लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 के अंदर, जिसमें मराठे हारे। मराठों को जो आलमगीर ने दिया था हरियाणा का पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र दिया था, वो हार गए अब मराठे। देन आया जॉर्ज थॉमस हरियाणा में। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। हरियाणा में इसको किस नाम से जाना जाता है? जहाज साहब। कौन से वर्ष में आया था ये? 1787 में। सरधना की शासिका बेगम समरू की सेना में भर्ती हुए और बेगम की पुत्री से ही विवाह किया। समरू की पहले सेना में भर्ती हुआ, मेरठ में थी बेगम समरू 1787 में। 1787 कैसे याद रखना है? 1787। तो शासिका थी बेगम समरू, उसकी सेना में भर्ती हुए और उसकी पुत्री से विवाह किया। फिर इसने क्या किया? 1793 में, यानी 6 साल बाद, 1787 में आया था, 6 साल हुए। जॉर्ज थॉमस ने मराठा संधिया सूबेदार अप्पा खंडेराव हरी के अधीन नौकरी करने लगा। फिर ये उसे मेवात के प्रांत की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी। तो अप्पा खंडेराव ने कहा जाओ मेवात को संभाल लो। उसने अपनी सेना की स्थापना की तथा मेवात के विद्रोही किसानों ने बलपूर्वक वसूल किया। उसने जो मेवात के विद्रोही किसान थे उनसे बलपूर्वक लैंड टैक्स यानी कि भूमि कर वसूल किया था। किसने? जहाज साहब या जॉर्ज थॉमस जो आया था
अप्पा खांडेराव हरि ने उसे दे दिया कि मेवात संभालो। तो उसने जाके मेवात में जो वहाँ के विद्रोही किसान थे उनको अपनी सेना की शक्ति से उनसे टैक्स वसूल किया। जॉर्ज थॉमस को अपनी सेना को वेतन देने के लिए बेगम समरू की जागीर, यानी जो उसकी सासू माँ थी बेगम समरू, उसकी जागीर कौन सी थी, गुरुग्राम और बादशाहपुरों के गांव को लौटना पड़ा। यानी कि अपनी सासू माँ के जो गांव थे वो उसने लुटे, गुरुग्राम और बादशाहपुर। उसने वर्ष 1794 में बहादुरगढ़ और झज्जर को भी लूटा था। 73 में उसको जॉब दी थी अप्पा खांडेराव हरि ने, ठीक है। आया था पहले 1787 में, 93 में जॉब मिली और 94 में इसने फिर लूट की। नारनौद का युद्ध मार्च 1799 में सिखों और हांसी के शासक, फिर ये हांसी का शासक बन गया जॉर्ज थॉमस। सिखों तथा हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच हांसी व जींद के ठीक बीच में स्थित नारनौद गांव के निकट हुआ था। सहारनपुर के मराठा गवर्नर के कहे जाने पर जॉर्ज थॉमस करनाल पहुंचा। तो नारनौद का युद्ध कब हुआ था? 1799 में। किस किस के बीच में हुआ था? सिखों और हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस के बीच में। सहारनपुर के मराठा गवर्नर के कहे जाने पर जॉर्ज थॉमस करनाल पहुंचा, जहां सिखों का एक संगठन ने मराठों के विरुद्ध विद्रोह कर रखा था। फिर बाद में समझौते से इस युद्ध का अंत हुआ। तो हरियाणा हिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक, हरियाणा में भूमि बंदोबस्त एवं भूकर का इतिहास। तो भूमि बंदोबस्त और भूकर का इतिहास क्या रहा है? हरियाणा में खेती के रकबे को नियत करने और उसका राजस्व नियत करने की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? अकबर के शासनकाल में उसका मंत्री था राजा टोडरमल ने। तो उसने कहा खेती का जो रकबा है उसको नियत करना है, जो रिवेन्यू है गवर्नमेंट का, इनकम, गवर्नमेंट तो क्या, हम तो उस समय राजा महाराजा थे, उनके रिवेन्यू को एक फिक्स करना है। तो टोडरमल जो अकबर के दरबार में मंत्री था उसने की थी, उसने एक पद्धति अपनाई थी। तो उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। पद्धति का क्या नाम था? धैशाला। वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को बारानी और सिंचाई वाली ज़मीन को चाही कहा जाता है। सिंचाई जहाँ पर कुओं से की जाती है, तो यूँ देखो कुओं से पानी खींच खींच के करना तो बहुत फेवरेट ही होता होगा वो पानी, तो इसलिए जो कुओं वाली है उसको याद रखना है चाही। वर्षा से तो बारानी, मतलब बारिश आ जाएगी तो उग जाएंगे जी बारानी, बारिश बारानी, और कुओं वाली चाही। अंग्रेजी शासन के अधीन किसानों से उपज का 1/6 भाग भूकर के रूप में लिया जाता था, जबकि देसी रियासतों के अधीन किसानों से नवाब व जागीरदार उपज का 1/4 भाग भूकर के रूप में लिया जाता था। अंग्रेजी शासित इलाकों में अनावृष्टि अथवा अकाल के समय भूकर की उगाही टाल दी जाती थी। कभी कभी कुछ या संपूर्ण भूकर माफ़ कर दिया जाता था। तो अंग्रेज शासित में कम लेते थे, क्योंकि जो वो तो 1/6 ले रहे थे, जबकि देसी रियासतें 1/4 ले रही थी। ये ज़्यादा क्यों ले रही थी? क्योंकि इन्हें टैक्स का कुछ पार्ट अंग्रेजों को भी देना पड़ता था, वो कलेक्ट करती थी, आगे उनको भी देती थी। तो इसलिए जो देसी नवाब थे, जागीरदार थे, वो 1/4 ले रहे थे, ज़्यादा ले रहे थे, जबकि अंग्रेज कितना ले रहे थे? 1/6 ले रहे थे टैक्स के रूप में। और जो अंग्रेज शासित इलाके थे उनमें अगर अनावृष्टि हुई, कोई अकाल फ्लड वगैरह आ गया, तो वो नहीं लेते थे भूकर, और कभी कभी तो संपूर्ण भूकर माफ़ कर दिया जाता था। और हरियाणा ही भारत का पहला राज्य है जहाँ पर बारानी, यानी जो वर्षा, बारिश पर आधारित, बारानी बारिश पर आधारित ज़मीन होती है उसे बारानी कहते हैं। खेती पर किसी प्रकार का कोई भूकर नहीं लिया जाता है। नहर सिंचित क्षेत्रों में किसानों से प्रत्येक 6 माह बाद, ठीक है, जो नहरों से सिंचित होता है वहाँ पर, क्योंकि नहरों की मेंटेनेंस पे खर्चा होता है, इसलिए हर 6 मंथ के बाद भूकर की वसूली की जाती है।
हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? यस, आई थिंक सभी को आता होगा, कुरुक्षेत्र। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? अगर पीछे देखा है तो ये मैंने करवाया था क्वेश्चन। रोहतक का वर्णन मिलता है नकुल दिग्विजयम में। हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो महाभारत के कर्ण से संबंधित है करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है था? योद्धा काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में आए हैं, वो आप सामने देख ही रहे होगे। तो योद्धा काल में बहुधान्यक। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? अग्रोहा। काले चमकीले चित्रित मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन किस काल की संस्कृति को दर्शाते हैं? वैदिक काल। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता या राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? तो किस जिले में है हड़प्पा? ये है आपका हिसार, हिसार की राखीगढ़ी। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद में स्थित है? यानी फतेहाबाद जो हरियाणा का जिला है वहाँ पर स्थित है। तो फतेहाबाद में है बनावाली। हिसार व अग्रोहा के टीले के उत्खनन से किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर इज, गैस कर लो माइंड में, पंचमार्क सिक्के। हर्षवर्धन तथा पुलकेशियन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो आंसर इज ऐहोल अभिलेख। प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर इज शीशवाल राखीगढ़ी। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा या दिल्ली उस समय था, 16 महाजनपदों में से एक था। तो कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्र गणराज्य की राजधानी था? तो आंसर इज अग्रोहा। अग्र गणराज्य की राजधानी था अग्रोहा। उसके बाद महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अग्रोहा, अग्रोहा। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ हुआ था? वर्धन वंश, थानेसर या स्थानेश्वर भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं स्थानेश्वर लिखा हुआ है, कहीं थानेसर है। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो ये था हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का एक प्रतापी राजा हुआ है, प्रभाकर वर्धन का बेटा था, राज्यवर्धन II का भाई था हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? थानेश्वर। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था ये हेनसांग। अल-बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? तो थानेसर। मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 92 में युद्ध हुआ था? तरावड़ी या तराइन भी बोलते हैं, तराइन के युद्ध हुआ था 1191 और 92 में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था और उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया था। तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अभी पीछे बता ही दिया, पृथ्वीराज चौहान जीता था।
पृथ्वीराज तराइन की दूसरी लड़ाई में, ये थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? तो कौन हारा था तराइन के सेकंड युद्ध में? पृथ्वीराज। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए ना, पृथ्वीराज 1 2 3, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज 3। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया था। 13 नवंबर 1240 को उसकी हत्या कर दी गई थी। जहाँ पर उसका गुंबद है, वर्तमान में वह जिला कौन सा है? तो कौन से जिले में अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो कैथल। सुल्तान बलबन के द्वारा हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया गया था? तो बलबनी शासन इसने स्थापित किया था और हरियाणा में 1265 में। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? फतेह खां। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? हिसार। सिरसा फतेहाबाद भी बसाए थे इसने, तो यहाँ ऑप्शंस में हिसार है तो हिसार कर लेंगे हम। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो गोहाना का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। सम्राट तैमूर लंग ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने किया था हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सभी पर। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। तैमूर लंग घग्गर नदी के सहारे आया था हनुमानगढ़ से, वहाँ तबाही मचा के, और यहाँ पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से होता हुआ पानीपत गया था। 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1526 में, कहाँ हुआ था? पानीपत में। पानीपत में हुए थे। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, जो पानीपत का 1526 में हुआ था, इसकी डेट क्या थी? किस तारीख को हुआ था ये? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और जो दूसरा हुआ था वो कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। तो डेट भी याद रखनी है, 21 अप्रैल। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के विरुद्ध कौन था? तो बाबर और किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो यह भी बताया था 5 नवंबर 1556 को, 56 में हुई थी। पहली 26 में, दूसरी 56 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र, या सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र। करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो जो करनाल में युद्ध हुआ था ये हुआ था 1739 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और डैश के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठी शासकों के बीच में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1761 में। पहली 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहते थे? वर्षा यानी बारिश, बारानी। तो ये थे हिस्ट्री के
मध्यकालीन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब शुरू करते हैं हरियाणा का आधुनिक इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। एंशिएंट हो गई, मिडवेल हो गई। अब मॉडर्न की बात करते हैं। उत्तर मुगल कालीन शासकों की अयोग्यता एवं दिल्ली में साम्राज्यों की उथल पथल के कारण मराठों ने दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो अब मुगलों के बाद स्थापित किसने किया? मराठों ने। 1789 ईस्वी में 1789 से लेके और 1794 तक 5 साल तक दिल्ली और हरियाणा पर महादजी सिंधिया का एकाधिकार रहा। कब से कब तक? 89 से लेकर 1789 से लेकर और 1794 तक। 1794 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद हरियाणा पर दौलत राव सिंधिया का अधिकार स्थापित हो गया। तो 94 में महादजी सिंधिया की डेथ हो गई और फिर हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया? दौलत राव सिंधिया। 30 सितंबर 1803 में दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को कौन सी संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1803 में दौलत राव सिंधिया, जिसने महादजी सिंधिया के बाद हरियाणा पर शासन किया था, इसने 1803 में, जो 1794 में बना था, ये 1803 में इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा सौंप दिया। तो कौन सी संधि के तहत? सरजी अंजन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरियाणा सौंप दिया। हरियाणा पर अधिकार स्थापित करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे कौन सी प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था? बंगाल प्रेसिडेंसी में। और इसके कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट वो शासन करने लग गए तथा कुछ क्षेत्र हरियाणा के प्रभावशाली राजाओं और सरदारों को सौंप दिए। तो ये जो राजाओं और सरदारों को सौंप देते थे तो बदले में उनसे जो है टैक्स लेते रहते थे कंटिन्यू। फर्रुखनगर के नवाब और बल्लभगढ़ के राजा उमेद सिंह को उनकी पुरानी जागीरें दे दी गई। तो उमेद सिंह था फर्रुखनगर का नवाब, बल्लभगढ़ और फर्रुखनगर। उमेद सिंह था, उसको उसकी पुरानी जागीरें दे दी अंग्रेजों ने। फैज तलब खां को पटौती का परगना, तालाब में बजाए पटाखे। फैज तलब खां को पटौती का परगना। अहमद बख्श खां को लोहारू बख्श दिया, लोहारू दिया बख्श को। और फिरोजपुर झिरका के परगने और राव तेज सिंह को तेज मिली खाने को रेवड़ियाँ। तेज सिंह को रेवाड़ी परगने के इस्तमेरारी जागीर के 87 गांव दिए गए। भाई कोई रेवाड़ी से वो बुरा मत मानना, याद रखने के लिए हम इसको रेवड़ी बना लेते हैं। फिर रेवाड़ी तो रेवाड़ी है, आखिर मीठा मीठा मधुर मधुर। राव तेज सिंह को रेवाड़ी, तेज को मिली रेवड़ी। परगने में इस्तेमेरारी जागीर के 87 गांव दिए गए। इसके अतिरिक्त महालवाड़ी व्यवस्था आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हरियाणा के शोषण की नीति चल रही थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था के रूप में आर्थिक और सामाजिक रूप से हरियाणा की शोषण की नीति भी चल रही थी। तो किस व्यवस्था के रूप में हरियाणा का सामाजिक और आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज? महालवाड़ी व्यवस्था। क्या है ये महालवाड़ी व्यवस्था? आगे पढ़ेंगे इसको हम। 1819 यानी 1819 क्या डाटा है? 1819 ईस्वी में कंपनी ने प्रशासनिक ढांचे में संशोधन कर रेजिडेंट नामक अधिकारी को
राजनीतिक शक्ति प्रदान की, साथ ही कंपनी द्वारा अधिकृत भाग को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया, उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिणी। ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे साउथ और बीच वाला केंद्र। उत्तरी क्षेत्र में क्या थे? रोहतक, हिसार, पानीपत, सोनीपत, तो इन क्षेत्रों को रखा था उत्तरी में। और केंद्र में दिल्ली को रखा गया था, केंद्रीय क्षेत्र दिल्ली को इसमें रखा गया था। और दक्षिण में थे रेवाड़ी, गुरुग्राम, होडल, पलवल, मेवात। तो मैप साथ रखोगे तो बहुत इजीली ये याद हो जाएंगे। मैप में देखो इन्हें। फिर 1833-34 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया तथा इसका केंद्र किसे बनाया गया था? आगरा को। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह 1814 में। जींद का विद्रोह किसने किया था? प्रताप सिंह ने। 1818 में छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह। 1818 में रानिया का विद्रोह जाबित खां। तो ये विद्रोह किए, विद्रोह के नेता थे इम्पोर्टेंट। 1824 में किसान विद्रोह किसान विद्रोह जाट सूरजमल द्वारा। 1835 में बनावाली विद्रोह गुलाब सिंह। बनावाली में खिला गुलाब। बनावाली फतेहाबाद का एक गांव है। हड़प्पा सभ्यता के भी काफ़ी यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं बनावाली से। तो गुलाब सिंह बनावाली। कैथल में भी गुलाब सिंह और साहिब कौर, गुलाब और साहिब, कैथल का विद्रोह किया था। 1845 में लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लाडले अजीत। जीत के लिए कौन आगे आया? लाडला अजीत। लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह 1845। वाह जी वाह। छछरौली। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा छीनी गई रियासतों के बारे में डिस्कस करें आगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों को छीन लिया था, अब इनकी छीनने की शुरू हो गई प्रथा। छछरौली को 1818 छछरौली छीनने का कारण क्या था? यहाँ पर जो रानी राम कौर थी वो अयोग्य थी और जोध सिंह हस्तक्षेप करता रहता था रानी राम कौर की अयोग्यता को देखकर। रानियाँ भी 1818, छछरौली रानियाँ दोनों 1818। और रानियाँ को क्यों छीना था उन्होंने? नवाब जाबित खां द्वारा विद्रोह। तो जाबित खां भी नहीं बचा पाया रानियाँ को। जाबित खां का विद्रोह हुआ था 1818 के अंदर। अम्बाला 1824 राजा गुरबख्श सिंह की विधवा सरदारनी दया कौर की मृत्यु हो गई। तो 1824 में अम्बाला। रादौर कब छीना? 1828 1828। रादौर 1828। छछरौली 1818। रादौर 1828। रादौर 1828। छछरौली और रानियाँ 1818। रादौर 1828। राजा दयाल सिंह की विधवा सरदारनी इंद्र कौर की मृत्यु। दयालगढ़ दया कौर का हिस्सा 1829। राजा भगवान सिंह की विधवा माई दया कौर की मृत्यु हो गई 1829 में। तो दयालगढ़ गया। थानेसर भागल सिंह का 2/5 हिस्सा 1832 में। राजा जमयत सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई 1832 में। कैथल 1834। 18 दूनी 36 होते हैं बट ये 1834 कैथल थल। भाई उदय सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु 1834 में। बुफोल 1838 में। राजा हरनाम सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु बुफोल। चलौड़ी कब गया? 1844 में छीना। सरदार भागल सिंह की विधवा सरदारनी राम कौर की मृत्यु। लाडवा 1845 में। राजा अजीत सिंह द्वारा विद्रोह।
थानेसर भागल सिंह का 3/5 भाग। 1850 में राजा फतेह सिंह की विधवा रानी चांद कौर की मृत्यु। हलाहर 1850 राजा फतेह सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु। फतेह सिंह हलाहर। उसके बाद दयालगढ़ भाई माई सुखन का एक हिस्सा। 1851 में राजा भगवान सिंह की विधवा माई सुखन की मृत्यु। 1857 की क्रांति और हरियाणा में 14 की साल मुहावरा 1857 की क्रांति से संबंधित है, क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी 1857 की, अगर हम देखें हमारे जो देसी महीने हैं विक्रमी संमत 1914 को हुई थी, इसलिए इसे 14 की साल भी कहते हैं। 10 मई 1857 को डैश में हुए सैनिक विद्रोह की आग। तो कहाँ हुआ था सैनिक विद्रोह? 10 मई 1857 को मेरठ में, और इसकी आग 3 दिन में यानी 13 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक पहुंच गई। परिणाम स्वरूप विद्रोही किसानों का सामना गुरुग्राम के कलेक्टर, कौन था उस समय गुरुग्राम का कलेक्टर? विलियम फोर्ड। अतः फोर्ड को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा, नहीं तो फोर्ड को फोड़ देते हरियाणा वाले। तो फोर्ड ने अपनी जान बचाई और भाग गया यहाँ से। 1857 10 मई को शुरू हुई मेरठ से और 13 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक पहुंच गई। यानी हरियाणा में इसकी शुरुआत कहाँ हुई? अंबाला कैंट से हुई थी इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति की। 17 जून 1857 को उधा नामक गांव, कहाँ है ये उधा नामक गांव? हिसार। हिसार में नवाब नूर मोहम्मद खां और अंग्रेजों में झड़प हो गई, जिसमें नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। उधा नामक गांव, हिसार, नवाब नूर मोहम्मद खां और अंग्रेजों में झड़प हुई कब? 17 जून 1857 को, जिसमें नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। हिसार, हांसी और सिरसा में स्थित लाइट इन्फेंट्री में भी बगावत हुई। तो इसके अलावा हिसार, हांसी और सिरसा में कहाँ कहाँ बगावत हुई? लाइट इन्फेंट्री। अंग्रेजों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए 17 जुलाई 1857 को कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना भेजी। सन 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह शहीद हो गए थे। जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिमेंट डैश ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, किंतु हरियाणा के सोहना व तावड़ू के संघर्ष से उसे पराजित होकर भागना पड़ा। तो जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिमेंट मेजर एडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, परंतु हरियाणा के सोहना और तावड़ू के संघर्ष में उसे पराजित होकर यहाँ से भागना पड़ा। ऊपर 1857 में बल्लभगढ़ का अंतिम राजा, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है किसे? बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से एक सेना अगस्त को किसके नेतृत्व में भेजी थी? हडसन के नेतृत्व में भेजी। ठीक है, अंबाला से भेजा, रोहतक जाओ, भी स्थिति को नियंत्रण करो, रोहतक में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन किया। क्रांति में प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों में फर्रुखनगर के नवाब, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्रुखनगर का नवाब था जिसने क्रांति में अपना योगदान दिया था। फर्रुखनगर का नवाब कौन था? अहमद अली। अहमद अली फर्रुखनगर का नवाब अहमद अली। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा या बल्लभगढ़ का शेर नाहर सिंह
पटौदी से कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, पटौदी से था अकबर अली। इनके अतिरिक्त दो अहीर भाई, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दो अहीर भाई थे नारनौल रेवाड़ी से। रेवाड़ी से कौन था? राव तुलाराम। तुला में रखी, तुला तोलने वाली रेवड़ी। नारनौल रेवाड़ी से राव तुलाराम, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। राव तुलाराम रेवाड़ी से, और गोपाल देव भी थे। तो राव तुलाराम और गोपाल देव नारनौल रेवाड़ी से, दो अहीर भाई थे। इन्होंने क्रांति में बहुत योगदान दिया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। राव तुलाराम की याद में, वेरी इम्पोर्टेंट, राव तुलाराम जो कि नारनौल रेवाड़ी से थे, इनकी याद में 23 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1857 की क्रांति में इनके योगदान को देखते हुए 23 सितंबर को हम मनाते हैं शहीदी दिवस। किसकी याद में? राव तुलाराम। अभी तो इसमें लगेगा एक लेक्चर और। तो आज का यहीं एक बार समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना टू गेट मोर यूज़फुल वीडियोस, लाइक करना ना भूलें। तो आपके सामने है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और आपको सारी इंडिया हिस्ट्री, हरियाणा की फुल, इंडिया का भी फुल सिलेबस करवाया जाए यहाँ पर।